जय हिंद बच्चों। आज हम देख लेते हैं कक्षा 9 की हिंदी में पाठ 2 के अंतर्गत एक यात्रा वृत्त दिया गया है ल्हासा की ओर, और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो इनके बारे में राहुल सांकृत्यायन का जो लेखक परिचय है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दे दिया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज हम इस पाठ के जो सारांश है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों के पाठ के प्रश्नोत्तर होते हैं उस प्रश्नोत्तरों में आप लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा हो जाती है। ल्हासा की ओर यह जो यात्रा वृत्तांत है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से संबंधित है। रचना से लिया गया है। जब कवि कहाँ पर तिब्बत की यात्रा पर गए थे तो उसका इस पाठ में पूरा विवरण दिया गया है। सन 1929 और 1930 में वह अपने यात्रा नेपाल के रास्ते से उन्होंने प्रारंभ की थी। भारतीय यात्रियों पर उस समय तिब्बत यात्रा का प्रतिबंध था, इसलिए राहुल जी भिक्षुक के वेश में धारण करके तिब्बत की यात्रा पर निकले थे। इस अंश में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले मार्गों का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। यह यात्रा वृत्तांत तत्कालीन तिब्बती समाज की झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। तो कवि हैं राहुल सांकृत्यायन, इनकी तिब्बत यात्रा से संबंधित है यह पाठ ल्हासा की ओर। और ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। नेपाल के रास्ते से उन्हें रास्ते में जो जो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें मिली, जैसी उन्हें जानकारी मिली, तो इस पाठ में उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलो हम देख लेते हैं पाठ का सारांश क्या है। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वह नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था। इसी रास्ते से नेपाल और भारत की चीज़ें जाती हैं। यही सैनिक रास्ता था, इसलिए चीनी सेना के लिए जगह जगह फौजी चौकियां बनी थीं। अब बचे हुए दुर्ग के भाग में किसान रह रहे थे। इसी प्रकार से चीनी किले के वे चाय पीने को ठहर गए। चीनी किले में वे चाय पीने को ठहर गए। कौन ठहर गए? कवि, जो लेखक हैं वह ठहर गए। यात्रियों के लिए तिब्बत में कष्ट है तो कुछ सुविधाएं भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है, ना औरतें पर्दा करती हैं। भिखमंगों को छोड़ कोई भी घर के अंदर तक जाकर चाय बनवा कर पी सकता है। वे भी वहीं ठहरे। जब वे अपनी चीनी किले से चले तो उनसे राहदारी मांगी गई। उन्होंने 2 चिटें दे दी। उसी दिन वे आखिरी गांव में पहुंचकर ठहर गए। 5 वर्ष पूर्व वे भद्र आदमी की तरह उसी रास्ते पर आए थे, किंतु तब किसी ने उन्हें नहीं ठहराया था। वे शाम के समय पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इस बार आराम से ठहर गए। उन्हें आगे बहुत ऊंचा टीला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचे टीले के चारों ओर मीलों तक गांव नहीं होते हैं। यहाँ डाकू खून कर देते हैं, लूट लेते हैं। खुफिया विभाग खोज के लिए पुलिस पर व्यय नहीं करती। वहाँ गवाह भी नहीं मिलते। पिछले वर्ष ही खून हुआ था, किंतु वे भिखमंगे थे, अतः इससे निश्चित थे। मतलब जो राहुल सांकृत्यायन है, लेखक हैं, वो किस भेष में गए थे तिब्बत की यात्रा में? भिक्षुक के भेष में, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं तो उसी वेशभूषा में वो गए थे। इसलिए जो डाकू लोग थे उन्हें क्या समझते थे? भिखमंगा, और इसलिए वो निश्चिंत थे। कभी उन्हें 16-17 मील ऊंचाई पर जाना था, इसलिए घोड़े कर लिए। दूसरे दिन वे ठाणे जा पहुँचे। वे समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक और हिमालय के श्वेत शिखर फैले थे, जबकि ऊंचे टीले की तरफ पहाड़ नंगा था। वहाँ न बर्फ थी न हरियाली। उत्तर में बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ थीं। सबसे ऊंचे स्थान पर ठाणे में देवता विराजमान थे, जिन्हें पत्थरों, सींगों तथा
कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। वे समतल पर आगे जा रहे थे कि मेरा घोड़ा धीमे चलने लगा। मैं पिछड़ गया और रास्ता भटक गया। मैं 4-5 बजे के बाद गांव पहुंचा तो सुमति हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने सुमति को सब बताया तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ। लाकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे थे। वहाँ उनके अच्छे यजमान थे। हमें अच्छा खाना व आराम मिला। अब वे तिगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा था। कुछ दूर एक पहाड़ी तिगरी समाधि गिरी थी। सुमति बोधगया से कपड़े की बत्तियों के गंडे अपने यजमानों को बांटना चाहते थे, परंतु लेखक ने पैसे देने का लालच देकर ठहरने वाले गांव में ही गंडे बांटने को राजी कर लिया। दूसरे दिन वे पैदल ही चल दिए। शेखर बिहार में पहुँचे पर मुखिया भिक्षुक ने उन्हें प्रेम से बिठाया। वहाँ पास ही एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ रखी थीं। वे उन्हीं में रम गए और सुमति अपने यजमानों से मिलने चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपना सामान उठाया और भिक्षुक से विदाई ले ली। तो ये क्या है? ये बहुत ही सारगर्भित जो आप लोगों का पाठ है उसका सारांश दिया गया है। और इस पाठ के सारांश को आप 2-4 बार सुन लेंगे तो उससे जो प्रश्नोत्तर है उसमें सुविधा हो जाती है, कहीं ना कहीं आसानी होती है। जो आपके प्रश्न हैं वो उसका प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप लोगों को इसी सारांश में से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब प्रश्न देख लेते हैं। आपके पाठ के अभ्यास से संबंधित प्रश्न हैं तो कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, कुछ प्रश्न आपकी अगले वीडियो में दिए जाएंगे, क्योंकि इससे यदि पूरे प्रश्न देते हैं तो आप लोगों का वीडियो लंबा हो सकता है। पहला प्रश्न है, थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि जब कवि भिखमंगे के भेष में गए तो क्या हुआ? उन्हें सही जगह मिली ठहरने के लिए। और जबकि दूसरी यात्रा में वे कैसे एक सज्जन के वेश में गए, तो सज्जन के वेश में जाने से उन्हें रहने ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला, क्यों? तो हमें लिखना है कि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में थे और घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उनको स्थान इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उस समय उनके साथ सुमति नहीं थे। वे लोग सुमति के जान पहचान के थे, इसलिए इस बार उचित स्थान मिल गया था। साथ ही वहाँ शाम के समय लोग पीकर होश हवास खो बैठते हैं, यानी कि मदरा पीकर होश हवास खो बैठते हैं, इसलिए उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर है कि वे स्थान देते हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लोग पिस्तौल बंदूक को लाठी की तरह लिए घूमते थे। वहाँ के लोग जो है पिस्तौल बंदूक को लाठी की तरह लिए घूमते थे। इससे यात्रियों को लूटने और खून खराबा का डर या भय उन्हें सताता रहता था। लेखक ने लाकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए? जो लेखक हैं वो लाकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए? तो देखिए, ये जो है अभी हमने सारांश में पढ़ा है, लेखक तथा उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर लाकोर की ओर जा रहे थे। लेखक का घोड़ा अचानक धीरे धीरे चलने लगा। उनकी गति इतनी धीमी हो गई कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा था या पीछे। एक स्थान पर यह रास्ता 2 ओर जा रहा था। लेखक एक रास्ते पर जब 1.5 मील चले गए तब उन्हें पूछने पर पता चला कि जो लाकोर का रास्ता है वो दूसरा है। वे लौटे तथा सही रास्ते को पकड़ा उन्होंने। इन्हीं कारणों से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए। कहीं ना कहीं उनका जो घोड़ा था उसकी गति धीमी हो गई थी, वह थक गया था, इस वजह से वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, किंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, देखिए आपके जितने भी अभी मैं ये पाठ का अभ्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर हमने जो सारांश पढ़ा, पाठ का सारांश उसी से है, उसी में पूरा जो है दिया गया है। तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका चौथे प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। लेखक जब शेखर विहार में थे तब वे अधिक समय न लगाकर वहां से शीघ्र निकलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने यजमानों के पास जाने से रोका, किंतु दूसरी बार उन्हें मंदिर में बुद्ध वचनों का हिंदी अनुवाद मिला और उनकी रुचि जो है इन विषयों में, इन बुद्ध वचनों की प्रतियों में रम गया, उन्हें पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी बार सुमति के यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। तो ये आपके पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं। 4 प्रश्न हो गए, अभी आप लोगों के 3 प्रश्न और बचे हैं, तो हम देख लेते हैं 5वां प्रश्न कौन सा है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखक की तिब्बत यात्रा बहुत दुखदायी नहीं थी, फिर भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें यात्रा में पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना था जो काफ़ी कठिन थी। उन्होंने घोड़े लिए तो उनके हिस्से में बहुत धीरे चलने वाला घोड़ा आया, इस कारण वे परेशान रहे, बीच में राह भटक कर गलत रास्ते पर चले गए और साथियों से पिछड़ गए। भार ढोने वाला नहीं मिला, इसलिए उन्हें सामान पीठ पर लाद कर चलना पड़ा, तब जाकर उनकी यात्रा पूरी हो सकी। निर्जन मार्ग में डाकुओं का भय सताता रहा, ठहरने की भी कठिनाई उन्हें रही। अब अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो जो कवि हैं राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने उस समय की जो तिब्बत की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, समाज कैसा था, उसके बारे में पूरा विस्तार से इस पाठ में दिया है। तो हम देख लेते हैं उत्तर में। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय का तिब्बती समाज बहुत अच्छा था। वहाँ जाति पाति का भेद न था, किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थीं। उस समाज में दूसरों का सहयोग करने का भाव भी था, इसलिए जब कोई यात्री अपने झोले से चाय निकालकर घर की सास या बहू को दे देता था तो वह उसे कूट कर चाय बना देती थी। बहुत नीची श्रेणी के भिखमंगे को घर के अंदर नहीं जाने देते, सामान्य यात्री जो है वो घर के अंदर जा सकते थे। उस समाज में यह बड़ी खराब आदत थी कि शाम के समय छा पीकर, जो यहाँ पर ये शब्द लिखा है इसका मतलब मदरा है, जो छत लिखा ना, इसका अर्थ है मदरा पीकर अपने होश हवास खो बैठती थी। अब अपना अंतिम प्रश्न है पाठ के अभ्यास के अंतर्गत। इसके बाद आप लोगों के इस पाठ में और प्रश्न हैं जो आगे की वीडियो में देंगे। आज मैं यहाँ पर ये 7वां प्रश्न पढ़ लेती हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आगे के अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा रही हूँ। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। का है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, खा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, गा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं, और घा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ होता है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। जो कवि है वो जो बौद्ध की प्रतिलिपियां थीं उनमें कहीं ना कहीं वो रम गए, उनके भीतर खो गए। जब उन्होंने पढ़ा तो इसका अर्थ होता है मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी कि लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में रम गए। तो ये अपने 7 प्रश्न और पाठ का सारांश इस वीडियो में मैंने दे दिया। कक्षा 9 मध्य प्रदेश बोर्ड
की हिंदी पराग, और इसका जो है आपको एक क्रमबद्ध तरीके से मैं वीडियो दे रही हूँ। तो अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की और मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9, 10, 11, 12 की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और आपकी विषय सूची मैंने पहले भी दे दी है, पूरा सिलेबस दिया है। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।